नमस्कार। आज का जो विषय है वह है भारत में बढ़ती तेल कीमतों के संबंध में। अगर हम बात करें तेल की, तो वर्तमान परिदृश्य में यह कहना बहुत मुश्किल है कि भूमंडलीकरण के दौर में कोई भी तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव से, उसके उथल पुथल से प्रभावित ना हो। भारतीय अर्थव्यवस्था भी ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव से अछूत ही नहीं रही और लगातार हो रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उथल पुथल मची हुई है, जो उतार चढ़ाव हो रहा है, उसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। आज का जो हमारा विषय है वो है तेल की बढ़ती कीमतों के संबंध में भारत में। हम इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे, इस बढ़ती हुई कीमत के कारणों पर चर्चा करेंगे, इससे होने वाले प्रभाव पर बात करेंगे और कुछ समाधानों पर भी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम यह समझ लें कि यह विषय एकाएक चर्चा में क्यों आया, इस बात को पहले समझते हैं, फिर हम आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। दरअसल अभी हाल ही में क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की थी। उन्होंने उस बैठक में कहा कि मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बात करते हुए कहा कि राज्यों को जो टैक्स है, मतलब पेट्रोल पर या डीजल पर लगने वाला टैक्स, कर, यानी जैसे हम लोग वैट कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, उसमें कमी करने की आवश्यकता है। दरअसल अब हम ये जान लें पहले कि उन्हें ये बात कहनी क्यों पड़ी। बात पिछले वर्ष की है कि नवंबर 2021 में लगातार पेट्रोल तेल की कीमतों के दाम बढ़ रहे थे। उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने द्वारा लगाए हुआ कर पर कुछ कमी बरती और राज्यों से भी ऐसी ही कमी बरतने का आग्रह किया। हुआ यह कि कुछ राज्यों ने तो उनकी बात मानी, उनके जो आग्रह उन्होंने किया था उसकी बात मानी और जो पेट्रोल डीजल पर लगने वाला वैट है उसको कम कर दिया। जबकि कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने इसमें जो वैट में कमी करनी थी उसमें कोई कमी नहीं की और वो उसी तरह ही टैक्स लगाते रहे। उनका प्रधानमंत्री जी का कहना था कि मतलब उन्होंने राज्यों से अनुरोध किया इस विषय पर बात करते हुए, उन्होंने उनसे कहा कि आप लोग अब वही करें जो नवंबर में करना चाहिए था, वैट को कम करके अपने निवासियों पर पड़ने वाले जो बोझ है उसको कम कर सकते हैं राज्य, और उन्हें वैट को कम कर देना चाहिए। दरअसल जब नवंबर में पिछली साल वैट राज्य स्तर पर वैट में कमी की गई थी और केंद्र स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी की गई, पर कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, झारखंड, ऐसे कई ये राज्य हैं जिन्होंने अपने वैट में कमी नहीं की थी। तो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी का कहना इन राज्यों के संबंध में था कि वो अपने वैट को कम कर दें ताकि पेट्रोल और डीजल के दामों में
कमी आए। उनको ये बात एक दूसरी तरीके से इसलिए भी कहनी पड़ी क्योंकि राज्य स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम थे वो अलग अलग प्राप्त होते थे। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लगभग 104 और 105 रुपए का पेट्रोल चल रहा है, जबकि महाराष्ट्र में ये 119 और 120 रुपए तक है। तो ये जो विसंगति पाई जा रही है रेट में, जो प्रति लीटर रेट जो इतनी विसंगतियां हो रही हैं, उसको ध्यान में रखकर भी उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी जगहों पर कमी होना चाहिए, सभी जगहों की नागरिकों को पर उपभोक्ताओं को समान लाभ होना चाहिए। अब अगर महाराष्ट्र की बात हम लोग करेंगे तो महाराष्ट्र में तो ऐसा लाभ वहाँ के उपभोक्ताओं को हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ की सरकार ने वैट में किसी प्रकार की कमी नहीं की। तो जब कमी नहीं की तो कहीं ना कहीं उनको उससे जो टैक्स हुआ है उससे लाभ भी हुआ है। तो इस पर ही उनकी पूरी बात थी कि आप वैट को कम कर दें और ऐसा करना सहकारी संघवाद के हित में है। उन्होंने कहा कि सहकारी संघवाद की बात कही और कहा ऐसा करना सहकारी संघवाद के हित में है। अब हम जरा पिछले वर्ष की थोड़ी बात कर लें। पिछले वर्ष क्या हुआ कि नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने, कुछ राज्य सरकारों ने, खासतौर से भाजपा शासित राज्य सरकारें अधिकांशतः जिन्होंने वैट में कमी की थी, उन्होंने नवंबर में पेट्रोल और डीजल के दामों में थोड़ी बहुत जो कम हो सकते थे वो किए। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर लगभग 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए तक कम किए नवंबर में। और राज्य सरकारों ने, अलग अलग राज्यों ने अपने अपने स्तर पर पेट्रोल पर लगभग 2 से 10 रुपए और डीजल पर 2 रुपए से लगभग 7 रुपए या 8 रुपए तक कम किए। उन्होंने ये कमी जो की वो अधिकांश राज्यों ने तो केंद्र के इस आग्रह को मान लिया था, और किंतु कुछ राज्यों ने नहीं माना। इस प्रकार केंद्र सरकार ने एक प्रकार से पेट्रोल और जो डीजल है इसके जो दाम थे वो फ्रीज कर दिए थे। लगभग 137 या 140 दिन के लगभग, 130 या 40 दिन के लगभग ये दाम में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई। और ये पाया गया कि केंद्र ने जो केंद्र ने जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी की थी उससे नागरिकों को फायदा हुआ, और राज्य स्तर पर जब वैट में कमी की गई तो राज्य वहाँ नागरिकों को दोहरा भी लाभ हुआ कि दोनों तरफ से कमी हुई, तो कुछ पैसे कम हुए पेट्रोल और डीजल पर। लेकिन इसका थोड़ा खामियाजा भी केंद्र सरकार को भुगतना पड़ा। खामियाजा इस प्रकार का है, लगभग केंद्र सरकार को, मैं आपको बता दूं, लगभग केंद्र सरकार को 8700 करोड़ का इन 130-40 दिनों में 8700 करोड़ का नुकसान, घाटा हुआ। मतलब टैक्स में इतनी कमी आई है। और अगर सभी राज्यों की बात करें तो राज्यों को लगभग 1600 करोड़ रुपए का, 16,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। फिर भी जन कल्याण के लिए किए गए कार्य थे, सरकार ने ऐसा कदम उठाया और उनको काम भी। अब हम बात करते हैं राज्यों की जो तुलनात्मक स्थिति की बात करें पेट्रोल और डीजल की। दरअसल लगभग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले वर्ष क्या रेट थे और वर्तमान में लगभग क्या है, इस पर हम बात करते हैं। तो अगर हम पिछले साल अप्रैल में ही चले जाएं तो लगभग जो पेट्रोल की कीमत थी वो $64 प्रति बैरल थी, और मार्च और अप्रैल 2022 से अगर हम तुलना करें तो लगभग ये $113 प्रति बैरल है। ऐसा थोड़ा अनुमान सा है कि लगभग अगर $1 प्रति बैरल बढ़ता है तो लगभग भारत में 40 से 50 पैसे तक का इजाफा हो जाता है।
पेट्रोल के प्राइस में 40 से 50 पैसे तक का इजाफा हो जाता है। तो तुलनात्मक रूप से देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो पेट्रोल की बैरल के आधार पर अगर कीमत नापे तो उसमें वृद्धि हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वृद्धि हुई है उसका जो नुकसान हुआ वो भारतीय अर्थव्यवस्था को भी झेलना पड़ा। अब हम ये विचार करते हैं क्या भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहां पर ये पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हो रही है, या ऐसे अन्य देश भी हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम में ऐसी खासी वृद्धि हुई है। अब हम एक बात करते हैं, अगर हम बात करें नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड में अप्रैल के हिसाब से अगर हम बात करें, अप्रैल 2022 के हिसाब से, तो लगभग अगर रुपए में उसको कन्वर्ट करें तो 192 रुपए प्रति लीटर नीदरलैंड में पेट्रोल की कीमत है। वहीं जर्मनी में लगभग 171 रुपए प्रति लीटर, स्वीडन में 167 रुपए प्रति लीटर, स्विट्जरलैंड में लगभग 160 रुपए प्रति लीटर, सिंगापुर में लगभग 159 रुपए प्रति लीटर, इटली में लगभग 151 रुपए प्रति लीटर, स्पेन की बात करें तो स्पेन में लगभग 148 रुपए प्रति लीटर है, फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस में लगभग 145 रुपए प्रति लीटर है, दक्षिण कोरिया में भी 126 रुपए और जापान में भी 104 रुपए है। अगर भारत की इन देशों के कंपैरिजन में अगर हम तुलना करें तो यहाँ पर जो पेट्रोल की कीमत है वो भारत से कहीं ज़्यादा है, भारत में लगभग 103 और 104 के बीच में है। अगर हम 104 भी मान लें तो लगभग भारत अन्य देशों की तुलना में जो हमने लिस्ट में दी है उसमें उसकी तुलना में हमारे दाम कम है। दूसरी बात, अगर हम अपने ब्रिक्स देश जैसे हम लोग हैं अपने निकटवर्ती देशों या ब्रिक्स देश से कंपैरिजन करें तो देखेंगे कि ब्राजील में 118 रुपए प्रति लीटर है पेट्रोल, चीन में लगभग 111 है, दक्षिण कोरिया में 118 है लगभग, और भारत में 103-104 के बीच में है। वहीं अगर हम रूस में देखेंगे तो रूस में 47 रुपए प्रति लीटर है। अब हम इस पर बात जरूर करेंगे कि अगर रूस में इतना कम क्यों है। दरअसल रूस स्वयं एक प्रकार से तेल का उत्पादक देश है और वहाँ पर तेल की कीमत जब वहीं से उत्पादन होता है तो तेल की कीमत सीधी सी बात है वहाँ कम होगी। अगर हम राज्य स्तर पर आज हम तेल की कीमतों की बात करें तो अगर हम दिल्ली का कंपैरिजन करें जिसने वैट में कमी की थी, केंद्र सरकार ने जब उनसे आग्रह किया था राज्यों से नवंबर 2021 में, उन्होंने जो वैट में कमी की थी उसके आधार पर अगर हम आज राज्य स्तर पर कंपैरिजन करें, तुलना करें तो दिल्ली में लगभग 105 रुपए का प्रति लीटर है पेट्रोल और वहीं महाराष्ट्र में लगभग 120 रुपये वर्तमान में अगर हम इस पर बात करें। और वहीं दिल्ली में अगर हम डीजल की बात करें तो दिल्ली में डीजल जो है वो लगभग 97 रुपये है प्रति लीटर, वहीं महाराष्ट्र में ये 105 रुपये प्रति लीटर। तो यह विसंगतियां देखने मिल रही हैं क्योंकि कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार के आग्रह को निभाते हुए तो टैक्स कम कर दिया, अपने वैट को कम कर दिया, और कुछ राज्यों ने ऐसा नहीं किया। इसी कारण से केंद्र जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने अन्य राज्यों से भी आग्रह किया कि आप वैट की जो दर है उसको कम कर दें ताकि नागरिकों को, उपभोक्ताओं को वहाँ के लाभ हो सके। अब हम बात करते हैं पेट्रोल और डीजल पर में जो कर प्रणाली है एक प्रकार से, उस पर किस प्रकार से कर लगता है इस पर बात करें तो बात सीधी है कि भारत में जो तेल है वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है। पेट्रोल डीजल जो है डीजल का जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन पर केंद्र स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता है और राज्य स्तर पर वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स लगता है। अब जब दो बार टैक्स लगता है तो सीधा सा है कि
पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी होगी और कई लोगों द्वारा ऐसा मतलब मांग उठती रही है कि केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को और टैक्स कम करने चाहिए। सामान्य सी बात है, सामान्य नागरिक जब परेशान होता है तो वो अपनी बात कहता है, फिर सरकार के ऊपर है, सरकार अगर सही समझती है उसका तो निर्णय लेती है और उसको कम कर देती है और जितना हो सकता है उतनी कम करने का प्रयास करती है। तो तेल जो सिस्टम है, तेल पर जो कर प्रणाली है वो हमने आपको बता दी कि ये पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया, क्योंकि जब जीएसटी का स्टार्ट किया गया था, जीएसटी को बनाया गया था, तो कई राज्यों द्वारा ऐसा विरोध किया गया था कि उन्हें पेट्रोल और डीजल और अल्कोहल को जीएसटी में ना रखें, वो क्योंकि उनके राजस्व के एक बहुत बड़े पार्ट्स हैं। क्योंकि अगर हम बात करें पेट्रोल की, उत्तर प्रदेश के ही लेवल पर लगभग बात करें अगर, तो राज्यों का मतलब उत्तर प्रदेश का लगभग राजस्व का लगभग 18 या 20% तक जो राजस्व आता है वो पेट्रोल से ही प्राप्त होता है। तो इस स्तर पर थोड़ा राज्यों को थोड़ा हानि होने का डर था, उन्होंने अपनी बात रखी कि हम जीएसटी के अंतर्गत अल्कोहल को और वैट को मतलब और अल्कोहल को और तेल यानी कि पेट्रोल और डीजल को ना लाएं। किंतु अब धीरे धीमे इसकी भी डिमांड जनता के द्वारा भी उठेगी मांग कि इसको जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम तेल की जो बढ़ती कीमत है इनके संदर्भ में बात करते हैं, इनके कारणों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि कारण जानना बहुत जरूरी है। तेल की कीमतें ये बढ़ क्यों रही है? पहला पॉइंट है कि पहली बात तो हमारे पास पेट्रोल डीजल के अलावा और कोई हमारे पास ऊर्जा के विकल्प नहीं है, सस्ते कोई भी विकल्प नहीं है हमारे पास कि हम उनको उपयोग करके अपने ईंधन आपूर्ति या हमारे जो परिवहन से संबंधित हैं, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हम अन्य किसी ईंधन का उपयोग करके और पेट्रोल और डीजल पर अपना भार को कम कर दें। तो ऐसा नहीं है, इस वजह से सस्ते और ऊर्जा वाले विकल्पों का अभाव है भारत में। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार का स्थिर न होना भी पेट्रोल और डीजल के बढ़ती कीमतों के एक कारण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बाजार में उतार चढ़ाव मचा हुआ है। लगभग पिछले 2 वर्ष से, अगर हम कोरोना संकट के समय से बात करें 2020 से, तो लगभग तब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बाजार की गति है वो बड़ी धीमी रही है, उतार चढ़ाव भरी रही है, बीच बीच में अन्य तरीके के भी संकट मौजूद होते रहे हैं। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार अस्थिर रहा और जिसका कारण से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा। तीसरा एक और कारण है कि दरअसल भारत एक तेल आयातक देश है। भारत में तेल का उत्पादन नहीं होता है उतना, मतलब लगभग 85 से 90% तो भारत को आयात ही करना पड़ता है तेल का। तो पहली बात तो भारत एक तेल आयातक देश है। दूसरी चीज, यहाँ अधिक जनसंख्या है तो मांग भी अधिक है, डिमांड अधिक है, और जब डिमांड अधिक है और हम तेल आयातक देश है तो हमें अधिक मात्रा में मंगाना पड़ता है। अधिक मात्रा में मंगाना पड़ता है तो अगर महंगाई ज़्यादा है तो भी हमें मंगाना पड़ता है, क्योंकि हमें अपनी जनसंख्या की डिमांड की मांग की पूर्ति करनी होती है। तो एक मुख्य कारण ये भी रहा है कि भारत एक तेल आयातक देश है और अधिक संख्या होने के कारण यहाँ मांग भी बहुत है। एक अगला पॉइंट है कि पेट्रोल और डीजल का जो कर प्रणाली है वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं लाया गया है। पेट्रोल और डीजल को अगर हम जीएसटी के अंतर्गत लाते तो कहीं ना कहीं जो कर है, जो जिस प्रकार से 2 तरीके से कर लग रहे हैं केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, जब हम जीएसटी के अंतर्गत लाते तो हो सकता है उसमें काफ़ी कमी आती और इस वजह से पेट्रोल के दाम में भी कमी आती, लेकिन जीएसटी के अंतर्गत नहीं है, इस वजह से ये पेट्रोल के और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है। अगली बात पॉइंट है कि भंडारण क्षमता का भी पर्याप्त ना होना। हमारे यहाँ भंडारण क्षमता का उतना पर्याप्त नहीं। अगर हमारे पास भंडारण क्षमता अधिक होगी तो सामान्य रूप से जो छोटे मोटे उतार चढ़ाव होते रहते हैं पेट्रोल और डीजल में की कीमतों में, तो हमें वो फेस नहीं करने पड़ेंगे हमारे देश को। लेकिन भंडारण की क्षमता कम होने के कारण हमारा डिमांड ज़्यादा है और भंडारण की क्षमता कम है, तो इस हिसाब से
हमें तुरंत हमें इफेक्टेड हम लोग तत्काल हो जाते हैं जैसे ही उतार चढ़ाव होता है। तो भंडारण क्षमता का अभाव, एक प्रकार से पर्याप्त ना होना भी एक कारण है। एक मुख्य जो तात्कालिक कारण है वह है यूक्रेन रूस युद्ध। दरअसल रूस एक प्रकार से तेल का उत्पादक राज्य देश है और वह कई देशों में अपने तेल का मतलब तेल भेजता है, तेल निर्यात करता है अपने यहाँ से। तो इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उथल पुथल मची हुई है, इसके कारण से भी मतलब तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई। अगला पॉइंट है, एक कारण और भी है कि रूस से यूरोपीय देशों द्वारा तेल की मांग में गिरावट आना, जिसका प्रभाव तेल की कीमतों में पड़ रहा है। अगर सामान्य रूप से इस आप पॉइंट को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो अगर यूरोपीय देशों द्वारा तेल की मांग में गिरावट आ रही है तो उसका प्रभाव तेल से की कीमतों में बढ़ने से कैसे हो गया। सामान्य रूप से अगर हम इस बात को समझें कि जैसे यूरोपीय देश हैं वो रूस से अपना तेल मंगाते थे, अब तेल उन्होंने वहां से गिरावट कर दी है, उन्होंने मांग उधर से कम कर दी है, डिमांड कम कर दी है। तो जो देश स्तर पर उनकी मांग होगी वो तो उन्हें पेट्रोल डीजल चाहिए ही है, तो वो उन्होंने कहीं अन्य देशों से संपर्क किया होगा और जब अन्य देशों पर के पास उत्पादन वो अगर उनके पास डिमांड ज़्यादा आ जाएगी वहाँ से, तो कहीं ना कहीं तेल की कीमतों में प्रभाव होगा ही, प्रभावित होती ही है तेल की कीमतें। तो इस तरीके से ये पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि यूक्रेन रूस युद्ध में रूस पर जो प्रतिबंध लग रहे हैं, रूस पर दरअसल कई प्रतिबंध लग गए हैं, तो कई देशों में रूस की चीज़ें जैसे पेट्रोल डीजल है वो नहीं भेजी जा पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं कई देश भी इस समस्या में आ गए हैं कि उनको अगर वो रूस से वो चीज़ मंगाते थे तो उन्हें अन्य जगह से मंगानी पड़ रही है क्योंकि उस पर प्रतिबंध लग गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इस वजह से जब वो अन्य देशों पर अपना उत्पादन मतलब अपनी मांग रखते हैं तो मांग की बढ़ने के कारण उधर पर भी पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि पेट्रोल की या डीजल की कीमत बढ़ने का या तेल की कीमत बढ़ने के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे कारण हैं और कुछ हमारे मतलब हमारे भी कारण है कि हम आयातक देश हैं और हमारी जनसंख्या अधिक है, पेट्रोल डीजल जीएसटी के अंतर्गत भी नहीं है और हमारी भंडारण क्षमता भी पर्याप्त नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे राष्ट्रीय कारण है और वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो बाजार का स्थिर नहीं है और यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है लगातार और रूस पर प्रतिबंध हैं। इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय कारण भी पेट्रोल या डीजल या कहें तेल की कीमतों में वृद्धि के कुछ कारण रहे। अब हम बात करते हैं कि भारत की जनसंख्या पर पड़ने वाले प्रभावों पर अगर चर्चा करें, प्रभाव क्या हो रहा है अगर ये तेल कीमतें वृद्धि होती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो भारत में किसी भी देश में अगर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, मैं आपको बता दूं कि भारत के संदर्भ में हो या किसी भी संदर्भ में हो, अगर उनकी जो कीमतें बढ़ रही हैं तो उनके जो विकास कार्य हैं, देश में होने वाले विकास कार्य हैं, वो प्रभावित होते हैं। अगर आप एक उदाहरण के रूप में समझिए कि अगर आपने किसी पुल को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट तैयार किया था और वो अगर इसी तरीके से पेट्रोल की या कीमत एकदम से बढ़ गई है तो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा ज़्यादा आएगा और कहीं ना कहीं ये विकास कार्य मतलब जितने में होना चाहिए था वो काम पूरा उससे कुछ ज़्यादा में होगा तो विकास कार्य महंगे हो जाते हैं और प्रभावित होते हैं। साथ ही अन्य भोज्य पदार्थ जो हैं, भोज्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हो जाती है क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है और हम लोगों की डिमांड जो है भोज्य पदार्थों पर और वस्तुओं पर, खासतौर सभी चीज़ों पर जो हमारे देश में इधर से एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाती है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है, इसी कारण से उन पर वो भी महंगी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं नागरिकों पर वो दूसरा दोहरा प्रभाव पड़ता है। सरकार पर अतिरिक्त एक प्रकार से खर्च भी आ जाता है क्योंकि
एक तो उनकी जो विकास कार्य में पैसा लग रहा था वो ज़्यादा लगने लगता है, वहीं हमारी मांग तो उतनी ही है पेट्रोल की, तो हमें विदेशों से महंगा पेट्रोल डीजल मंगाना पड़ता है। वो भी एक प्रभाव, उससे भी कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ते ही हैं अर्थव्यवस्था पर। अगला पॉइंट है कि आम नागरिकों की सेविंग्स में भी थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति है उसके वो प्रतिदिन अगर 2 दिन में 1 लीटर पेट्रोल यूज करता है, महीने में 15 लीटर करता है, तो अगर वो 90 रुपए का है, अगर वो कंपेरिजन टू 100 रुपए का हो जाता है तो 100 से 200 रुपए का उसके ऊपर फिर और ज़्यादा भार हो जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं उस पर प्रभावित करता है आम नागरिकों को। तो हम पता समझ सकते हैं कि तेल की कीमतों से जहाँ विकास कार्य प्रभावित होते हैं, वहीं खाद्य पदार्थ और वस्तुएं भी महंगी हो जाती हैं, वहीं सरकार पर भी थोड़ा अतिरिक्त खर्च आ जाता है और आम नागरिकों की सेविंग पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम आज जो बात करने जा रहे हैं अंतिम में, ये इसके समाधान पर हम थोड़ी चर्चा कर लें कि क्या इसके समाधान हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें केंद्र राज्यों में समन्वय स्थापित होना चाहिए। केंद्र सरकार जब आग्रह कर रही है राज्यों से कि उनको वैट कम कर देना चाहिए, तो उन्होंने क्यों नहीं कर दिए? कम कीजिए ताकि आम नागरिकों को फायदा मिले, लेकिन कई राज्यों ने ऐसा नहीं किया, जो गलत है। तो केंद्र राज्यों में अच्छा सामंजस्य होना चाहिए। वहीं एक समाधान के रूप में अगर हम कर प्रणाली में सुधार कर दें, कर यानी कि पेट्रोल डीजल या तेल की कीमतों में वो या तेल पर जो लगने वाले कर हैं उसको जीएसटी के अंतर्गत ला दें, तो कहीं ना कहीं उसकी जो इतनी जो कीमत है वर्तमान में, उससे कहीं ना कहीं कम आएगी, कम हो जाएगी, और ये भी एक समाधान के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। वही हम तेल की भंडारण क्षमता में वृद्धि की जाए। दरअसल अगर हम तेल की भंडारण क्षमता अच्छी रखेंगे तो ये होगा कि अगर थोड़ा बहुत विचलन अगर आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो हमें उससे इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होना पड़ेगा और तत्काल एकदम से प्रभावित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास भंडारण क्षमता होगा, हमारे पास समय होगा कि हम किस व्यक्ति से कितने मतलब पेट्रोल अपना आयात कर लें, किससे हम पेट्रोल मंगा लें, किससे हम डीजल मंगा लें, या किसी अन्य देश से जहां सस्ता है वहां से हम बात कर लें। तो ऐसा समय रहेगा तो कर पाएंगे, क्योंकि अगर भंडारण क्षमता अधिक है तो हमारे पास समय रहेगा। अगर भंडारण क्षमता नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं एकाएक हम लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा, और जो जहां से भी हमें मिलेगा हमें लेना पड़ेगा, चाहे वो महंगा हो। एक अन्य समाधान के रूप में अगर हम बात करें तो यह है कि अन्य ऊर्जा के विकल्पों की भी हमें खोज करनी चाहिए। केवल पेट्रोल और डीजल पर ही हमें आश्रित नहीं रहना चाहिए। पेट्रोल और डीजल पर ही हम अगर आश्रित रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये रहेगा कि हम बाहर से हमें आयात ही करना पड़ेगा। अगर हम कई अन्य ऊर्जा विकल्पों की खोज कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा लाभदायी है। और एक थोड़ा अगर हम एक और समाधान का पॉइंट है, ये थोड़ा नागरिकों के ऊपर ज़्यादा है कि नागरिक अगर जागरूकता फैलाई जाए कि मतलब पेट्रोल का या डीजल का जो उपयोगिता है उसको कम करें, कोशिश करें कि मतलब अनावश्यक उसका मतलब ना यूज करें। जब उपयोग है की ज़रूरत हो तभी उसका उपयोग करें। इसी के साथ हमारा जो तेल की कीमतों से संबंधित विषय या टॉपिक था वो समाप्त होता है। हमने इस विषय पर, इस टॉपिक पर हमने इसके तत्कालिक कारण जाने, इस तरह के नवंबर की जो स्थिति थी और वर्तमान की जो स्थिति है उस पर भी बात की। हमने कारणों पर चर्चा की, हमने प्रभाव पर चर्चा की और हमने समाधान पर भी कहीं तक चर्चा की। कुछ पॉइंट हमने अलग तरीके के हैं जिनकी विस्तृत की चर्चा हम लोगों ने की, और आशा है कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए लाभदायी होगा। धन्यवाद।